नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। बीजेपी नेता उमा भारती क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं? ये सवाल इसलिए है कि एक के बाद एक उनके बयान बीजेपी के लिए नुकसानदेह जान पड़ते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा राज्य में हनुमान मंदिर बनवाने के सवाल पर उमा भारती ने कहा कि भगवान राम और हनुमान की भक्ति पर बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है। भगवान राम का भक्त कोई भी हो सकता है। भगवान राम और हनुमान बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हैं। जब भाजपा का अस्तित्व नहीं था, जब मुगल शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तब भी भगवान राम और हनुमान थे। अगर हम भाजपा वालों ने ये भ्रम पाल लिया है कि जब हमने आंखें खोली तब सूरज चांद निकल आए, तो फिर यह हमारे लिए विनाशकारी साबित होगा। बता दें, इससे एक दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी समर्थकों से कहा था कि उन्हें इधर उधर देखना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि किस पार्टी को वोट देना है। वो शराबबंदी की मांग को लेकर भी शिवराज सिंह चौहान सरकार को घेर रही हैं। हाल ही में उन्होंने मध्य प्रदेश में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए शराब की एक दुकान पर पत्थर फेंका था। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले के सिमरिया में कमलनाथ द्वारा बनवाए गए हनुमान मंदिर पर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा, हम कभी भी ये भ्रम ना पालें कि सारा हिंदू समाज हमारा वोटर होगा। नहीं हो सकता है। उनकी अपनी आस्था होगी। क्या सारा हिंदू समाज हमारा वोटर है? भले ही हमने राम मंदिर का निर्माण किया हो। उन्होंने आगे कहा, हिमाचल में हम नहीं जीत पाए तो क्या वो अहिंदू थे जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया? जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां आप किसी धर्म, किसी जाति, किसी मत और किसी व्यक्ति को बंधक नहीं बना सकते हैं। यही बात मोदी जी ने भी कही है और उन्होंने स्पष्ट कहा कि विपक्ष को बहुत मजबूत रहना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और केरल से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा कामयाब रही है और इसे देश भर में लोगों का अच्छा खासा समर्थन भी मिला है। लेकिन उन्होंने इसके साथ ये भी कहा है कि इस समर्थन को वोटों में बदलना एक चुनौती है। शशि थरूर अपीजे कोलकाता लिटरेरी फेस्टिवल में हिस्सा लेने आए थे और इस कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। थरूर ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जहां से भी गुजरी है, इसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, लेकिन अब इसे वोटों में बदलना अगली चुनौती है और ऐसा अपने आप नहीं होगा। थरूर ने कहा कि जो लोग परंपरागत रूप से कांग्रेस से नहीं जुड़े हैं वो आगे आए और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को अपना समर्थन दिया और ये निश्चित रूप से बेहद उत्साहजनक है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश 4000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। बता दें कि आंध्र प्रदेश में अप्रैल 2024 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले नारा लोकेश इस पदयात्रा के जरिए तेलुगु देशम पार्टी के कार्यकर्ताओं और विशेषकर युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये पदयात्रा 27 जनवरी से शुरू होगी और 400 दिन तक चलेगी। बता दें, साल 2019 में वाईएसआर कांग्रेस ने टीडीपी को सत्ता से बाहर कर दिया था। तब हुए चुनाव में 175 सीटों वाली आंध्र प्रदेश की विधानसभा में वाईएसआर कांग्रेस को 151 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि एन चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को सिर्फ 23 सीटों पर जीत मिली थी। यह टीडीपी का बेहद खराब प्रदर्शन था क्योंकि 2014 के विधानसभा चुनाव में उसे 102 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 2019 में ये बुरी तरह पिछड़ गई थी। चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन यानी आरवीएम शुरू करने की तैयारी कर ली है। ये ईवीएम जैसी ही मशीन है, लेकिन उन लोगों के लिए है जो अपनी नौकरी या फिर पढ़ाई के लिए दूसरे शहर या राज्य में रह रहे हों। यानी आपको वोट डालने के लिए अपने घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके माध्यम से जहां रह रहे हैं वहीं से वोट डाल सकेंगे। लेकिन ईवीएम को लेकर उठते रहे सवालों के बीच इसके आने को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने प्रवासी वोटरों के लिए लाए जा रहे रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के शुरुआती मॉडल पर चुनाव आयोग से कई सवाल किए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को कांग्रेस का आधिकारिक बयान जारी किया। इसमें लिखा, हाल के गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा में निर्वाचन आयोग ने इसलिए देरी कर दी ताकि प्रधानमंत्री मोदी चुनावी अभियान कर सके। इससे पीएम मोदी को वोटिंग वाले दिन रोड शो करने की अनुमति देकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने का मौका दे दिया गया। कांग्रेस ने कहा कि साल 2022 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में संदेहास्पद वोटिंग हुई, जिसमें आखिरी घंटे में 10 से 12% लोगों ने वोटिंग की। मतलब एक मतदाता ने मतदान करने में 25 से 30 सेकंड लिए, जो कि असंभव है। आपको वोट करने के लिए कम से कम 60 सेकंड चाहिए होते हैं। कल्पना कीजिए, रिमोट वोटिंग में भी ये जारी रहता है तो ये सिस्टम में विश्वास कम करेगा। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग ने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रदर्शन के लिए राजनीतिक दलों को 16 जनवरी को आमंत्रित किया है। इसके लिखित जवाब देने के लिए 31 जनवरी 2023 तक कहा गया है।
पार्टी ने बताया कि चुनाव आयोग को सलाह दी गई कि वो लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए वीवीपैट में बढ़ोतरी हो, लेकिन इसे भी नहीं माना गया। साथ ही चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव प्रणाली में पूरी पारदर्शिता के साथ विश्वास बहाल हो। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह लल्लन ने कहा कि एडवांस टेक्नोलॉजी का विरोध मुनासिब नहीं है, लेकिन इन्हीं टेक्नोलॉजी के सहारे ही तो कई तरह के फ्रॉड भी हो रहे हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, ऐसे में अगर कोई प्रस्तावित रिमोट वोटिंग के इंतजाम को हैक करके पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दिला देगा तो कोई आश्चर्य की बात तो होगी क्या? ऐसा संभव नहीं है क्या? और अभी तो ईवीएम पर ही जब तक उंगली उठती रहती है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को ऐसी कोई भी नई व्यवस्था करने के पहले इसके फुल सिक्योर और फुल प्रूफ होने की पूरी गारंटी करनी होगी और इसके बारे में सभी पार्टियों को पूरी तरह से आश्वस्त करना होगा, उन्हें भरोसे में लेना होगा। बता दें, आरवीएम की जरूरत को बताते हुए 28 दिसंबर को सभी पार्टियों को भेजे गए पत्र में चुनाव आयोग ने कहा है कि 1/3 मतदाता मतदान नहीं करते हैं और ये मोटे तौर पर लगभग 30 करोड़ लोग होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। उनका शुक्रवार तड़के 3:30 पर निधन हो गया था। उनकी उम्र लगभग 100 साल की थी। कुछ दिन पहले स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर देश भर की तमाम शख्सियतों ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचकर अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मां के निधन पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वो अपनी मां से 100वें जन्मदिन पर मिले तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है, काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर देश भर की तमाम शख्सियतों ने शोक जताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी श्रीमती हीराबा के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। इस मुश्किल समय में मैं उन्हें और उनके परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं और प्यार व्यक्त करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि हीराबा के स्वर्गवास की सूचना अत्यंत दुखद है। मां एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है, जिसे खोने का दुख निसंदेह संसार का सबसे बड़ा दुख है। शाह ने ट्वीट कर कहा कि हीराबा ने जिन संघर्षों का सामना करते हुए परिवार का पालन पोषण किया, वो सभी के लिए एक आदर्श है। उनका त्यागपूर्ण तपस्वी जीवन सदा हमारी स्मृति में रहेगा। पूरा देश दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी व उनके परिवार के साथ खड़ा है। करोड़ों लोगों की प्रार्थना आपके साथ हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, शरद पवार समेत सभी बड़े नेताओं ने दुख प्रकट किया है। इसके अलावा पाकिस्तान के, नेपाल के और बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी पीएम मोदी की मां के निधन पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मां हीराबेन के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने के बाद कोलकाता में रेलवे की कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ऐसा उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर किया। मां के निधन के बाद अपने पहले भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि आज मुझे आपके बीच आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों की वजह से मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूं। इसके अलावा पीएम मोदी ने राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता भी की है। इसमें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री या प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी की मां के निधन पर दुख जताया। साथ ही पीएम मोदी को आराम करने की भी सलाह दी। बंगाल में पीएम मोदी ने कई योजनाओं का लोकार्पण किया और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तो इस कार्यक्रम के दौरान हावड़ा स्टेशन पर सीएम ममता बनर्जी मंच पर भाजपा नेताओं और समर्थकों की ओर से नारेबाजी से नाराज हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगे, जिसके बाद ममता बनर्जी मंच पर ही नहीं चढ़ी और उनकी कुर्सी वहां खाली रह गई। उन्होंने कार्यक्रम को बाहर से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर दुख जताया। टीएमसी नेता साकेत गोखले को गुजरात पुलिस ने तीसरी बार गिरफ्तार कर लिया है। उनको गुरुवार शाम को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक शीर्ष अधिकारी ने बताया, गोखले को क्राउड फंडिंग से जुटाए गए पैसे के गलत इस्तेमाल करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। बता दें, इससे पहले 6 दिसंबर को गुजरात पुलिस ने साकेत गोखले को पीएम मोदी के मोरबी दौरे को लेकर हुए खर्चे पर फेक न्यूज फैलाने के मामले में गिरफ्तार किया था। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार दिल्ली से उत्तराखंड जाते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने इंडिया टुडे को बताया कि ऋषभ पंत की BMW कार रुड़की में नारसन बॉर्डर के पास डिवाइडर से टकरा गई और उसके बाद इसमें आग लग गई। ये दुर्घटना सुबह 5:30 के आसपास हुई है।
डॉक्टर्स के मुताबिक ऋषभ पंत के सिर और पांव में चोट आई है। पंत के मुताबिक गाड़ी चलाते वक्त उन्हें नींद की झपकी आ गई और इस वजह से कार डिवाइडर से टकरा गई और उसमें आग लग गई। ऋषभ पंत को रुड़की के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल की ओर से बताया गया है कि पंत की हालत स्थिर है और अब उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही हरिद्वार देहात के पुलिस अधीक्षक स्वप्न किशोर सिंह मौके पर पहुंचे। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की सड़क दुर्घटना के बाद उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस बीच ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना की है। म्यांमार की एक अदालत ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार के आरोप में आंग सान सू की को 7 साल की जेल की सजा सुनाई। इस सजा के बाद उनकी कुल जेल की समय सीमा 33 साल हो गई। फरवरी 2021 में तख्तापलट में सेना द्वारा उनकी सरकार को अपदस्थ करने के बाद से ही लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता नजरबंद है। तब से उन्हें 19 आरोपों पर 18 महीने तक मुकदमों का सामना किया है। मानवाधिकार समूह इन मुकदमों को एक दिखावा कहते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।